नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफ़ॉर्म पर। दोस्तों, आज साइंस घटना चक्र जिसमें भौतिक विज्ञान का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाले टॉपिक टॉपिक को जो है आज हम कवर करेंगे, अर्थात स्पेस टेक्नोलॉजी। और स्पेस टेक्नोलॉजी न केवल यूपीएससी, पीसीएस, आरओ-आरओ बल्कि वनडे एग्ज़ाम के साथ सभी एग्ज़ाम में जो है यहाँ से ठीक-ठाक क्वेश्चन आता है। और यूपीएससी, पीसीएस में न केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी जो है यहाँ से क्वेश्चन ठीक-ठाक आता है। और साथ ही साथ भारत इस समय जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो इसलिए संभावना अधिक है कि यहाँ से आपको हर साल जो है इन सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज के टॉपिक में हम इम्पोर्टेंस जो है कीवर्ड्स को डिफाइन करते हुए और अधिक से अधिक फैक्ट जो आपके प्रीलिम्स में ज़रूरी है, उसको बताते हुए और आंसर तक जो है कैसे पहुँचे कुछ आपको ट्रिक भी बताते चलेंगे। और इसके पहले हम साइंस टेक्नोलॉजी का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे और भी कई इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं भौतिक विज्ञान का। और जिसको देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आज का जो क्लास होगा, इसका आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है? तो चलिए देर न करते हुए हम अपने क्लास पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए प्रथम जो कृत्रिम उपग्रह था, वो 4 अक्टूबर 1997 को रूस ने स्पुतनिक फर्स्ट नामक कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। ये पहला फैक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीसीएस में जो है इसी तरह क्वेश्चन आपको जो है पूछता है कि यहाँ पे जैसे रूस दे दिया, तो यहाँ पे जो है यूएसए कर सकता है। ऑप्शन में जो है आपको इस तरह से फँसा सकता है। तो इसलिए जो है ऐसे फैक्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं आज के समय में पीसीएस में, ठीक है? तो ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट जो है 3 नवंबर 1997 को रूस ने अपना दूसरा उपग्रह स्पुतनिक सेकंड जो है अंतरिक्ष में भेजा था। इस उपग्रह में लाइका नामक एक कुतिया को भी भेजी गई थी, ठीक है? तो ये स्पुतनिक जो है किस देश का अंतरिक्ष उपग्रह था? यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये डेट भी बहुत इम्पोर्टेंस है। पीसीएस में जो है खासकर डेट इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। प्रथम चंद्र अवतरण। इसी क्रम में मानव चाँद पर भी पहुँचा। इस कामयाबी अमेरिका के अपोलो अभियान किस देश से संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, के दौरान हासिल हुआ। अपोलो 7 1968 से जो है प्रारंभ हुआ और अपोलो 17 1972 से अवसान को प्राप्त हुआ, ठीक है? अपोलो 11 इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण चरण था, जिसके तहत मानव ने चाँद पर कदम रख लिया। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस फैक्ट है ये अपोलो अभियान जो है कौन-सा देश के नेतृत्व में हुआ? अमेरिका के। और ये कब हुआ? ये डेट आप जो है इसको याद कर लीजिए। और इसी के तहत जो है 16 जुलाई 1969 को प्रारंभ हुई, 24 जुलाई 1969 को रात में 9:30 पर समाप्त हुई। यात्री थे नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन जूनियर, माइकल कॉलिंस। पहले दोनों यात्रियों ने सबसे पहले चंद्र तल पर अपने पैर रखे। तीसरे यात्री कॉलिंस यान में चंद्रमा की परिक्रमा करते रहे, ठीक है? अब भारत के जो है प्रक्षेपण यान के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। एसएलवी-3 भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। भारत के आरंभिक रॉकेट एसएलवी-3E2 ने 18 जुलाई 1980 को भारतीय उपग्रह रोहिणी आरएसए फर्स्ट को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया, ठीक है? इसी के साथ भारत अंतरिक्ष क्लब का 60वां राष्ट्र बन गया। भारत के प्रथम रॉकेट की अपनी सीमाएँ थी। तो भारत का सबसे पहला जो रॉकेट था,
प्रक्षेपण यान SLV-3 था। भारत का जो है अगला जो प्रक्षेपण यान है PSLV जो है, और यह एक प्रकार से 44 मीटर लंबा और 295 टन भारी है। यह 4 चरणी जो है रॉकेट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये आपको यूपीएससी और पीसीएस में इस तरह से क्वेश्चन पूछ चुका है। कौन-सा प्रक्षेपण यान कितने चरण का है और उस चरण में जो है प्रथम और तीसरे चरण प्रथम और तीसरे चरण में ठोस सॉलिड प्रोपेलेंट तथा दूसरे और चौथे चरण में द्रव लिक्विड प्रोपेलेंट प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंस फैक्ट है। जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा हम आपको वही बताएँगे। आगे देखते हैं। इसके बाद पीएसएलवी से संबंधित जो है और भी कई प्रक्षेपण यान हैं। पीएसएलवी सी 52 या ईओएस 04 मिशन। ये जो है 2022 में जो है इसरो ने इसको लॉन्च किया था। 14 फरवरी 2022 को भारत के पीएसएलवी 54 उड़ान सफलतापूर्वक जो है संपन्न किया। तो इसका जो है सबसे पहला 2022 में इसका उपयोग किया गया था, और इसी तरह जो है पीएसएलवी सी 54 इसको जो है ये इसको भी जो है 26 नवंबर 2022 को जो है सफलतापूर्वक जो है उड़ान भरा था। और पीएसएलवी C4 से जो है C54 से कौन-कौन से उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं, और इसको आप पीडीएफ में भी अच्छे से देख सकते हैं। पीएसएलवी C58 ये आपको जो है 1 जनवरी 2024 को इससे जो है प्रक्षेपण किए गए थे। और इसके माध्यम से एक्सपोसैट उपग्रह को जो है प्रक्षेपित किया गया था 2024 में। और एक्सपोसैट के प्रक्षेपण के साथ भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। इसके पूर्व अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने 2021 में IXPE इमेजिन एक्स-रे पोलराइजिंग पोलराइमेट्री पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर मिशन को प्रक्षेपित किया था। आगे देखते हैं। जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा दोस्तों वही बताएँगे, बाकी आप इसका डिटेल जो है आप हमारे पीडीएफ में जो है देख सकते हैं, और टेलीग्राम से जुड़ के। जीएसएलवी जीएसएलवी भी जो है एक इम्पोर्टेंस आपका वो है प्रक्षेपण यान है। 2 2500 से 3000 किलोग्राम वज़न उपग्रहों को ले जाने में सक्षम है, और इस इससे अधिक वज़नी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए भारत ने अपने सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट जीएसएलवी का विकास किया है। जो और रॉकेट हैं वो 2500 से 3000 तक किलोग्राम का वज़न उठा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वज़न के उठाने के लिए जीएसएलवी को लॉन्च किया जाता है। जीएसएलवी के 3 मॉडल हैं। जीएसएलवी मार्क 1 की भारी वहन क्षमता मात्र जो है 1.8 टन है, और जीएसएलवी 2 की जो है 2500 टन तक है। जीएसएलवी मार्क 3 एलवीएम 3 इसको बोला जाता है, इसकी भार क्षमता कितनी है? 4000 तक है। आगे देखते हैं। इनसैट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इंडियन नेशनल सैटेलाइट प्रणाली एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। 1983 में अंतरिक्ष इनसैट आईबी के प्रक्षेपण के साथ स्थापित हुई इनसैट प्रणाली ने भारत के संचार क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये संचार उपग्रह के लिए जो है इनसैट को प्रयोग किया जाता है। जीएसएलवी से भी जो है कई प्रक्षेपण हुए हैं, जैसे जीएसएलवी F14 17 फरवरी 2024 को जो है इसको लॉन्च किया गया था।
इसके द्वारा इनसैट 3D उपग्रह का सफल प्रक्षेपण जो है किया गया था, जो कि इनसैट 3D जो है एक मौसम विज्ञान उपग्रह है, मौसम से संबंधित जानकारी देता है। आगे देखते हैं LVM-3M2 वन वेब इंडिया वन मिशन। तो यह जो है 23 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन के केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से LVM-3 का सफल प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे SLV, PSLV, GSLV और LVM-3 के कुछ इम्पोर्टेंस फैक्ट हैं। यहाँ जितनी भी चीज़ें अभी बताएँ, यहाँ पे आप देख लेंगे तो सारी फैक्ट जो इम्पोर्टेंस है आपको नज़र आ जाएगा। इसमें ऊंचाई देख सकते हैं, कौन-कौन सी रॉकेट का जो है कितना ऊंचाई है, व्यास कितना है और उनका कितना वहन उठा सकते हैं, भार कितना उठा सकते हैं। कौन से सैटेलाइट जो है कौन-सा कितने चरण का एक प्रकार से कितने चरण का प्रक्षेपण यान है। एसएस एसएसएलवी जो है 3 चरण का है, पीएसएलवी 4 चरण का, जीएसएलवी 3 और एलबीएम-3 जो है ये भी 3 चरण का। प्रमोशन क्षमता, विकासात्मक उड़ान, ये सारे इम्पोर्टेंस फैक्ट आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। आगे जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा हम केवल उसी पे चर्चा करते हैं। विक्रम रॉकेट श्रृंखला जो है, विक्रम रॉकेट श्रृंखला का नामकरण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से किया गया था। विशेष रूप से मॉड्यूलर अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों की एक श्रृंखला है, जिसे लघु उपग्रह बाजार स्मॉल सैटेलाइट मार्केट हेतु डिजाइन किया गया था। कुछ तकनीकी के बारे में देख लेते हैं जो प्रक्षेपण यान में यूज किया जाता है। जैसे क्रायोजेनिक तकनीकी क्या है? क्रायोजेनिक तकनीकी भौतिक शाखा की वह शाखा है जिसमें अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने और उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में क्रायोजेनिक शब्द का उद्भव यूनानी शब्द क्रायोस तथा जेनिक से हुआ है। क्रायोस का अर्थ है बर्फ जैसा ठंडा, जबकि जेनिक का अर्थ है पैदा करना। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग नीदरलैंड के प्रोफेसर केमिन कैमलर्निंग ओन्नस 1894 में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसे अस्थायी गैसों के शीतलन द्वारा तरलीकरण के संदर्भ में किया गया था। तो क्रायोजेनिक के संबंध में जो इम्पोर्टेंस फैक्ट है, क्रायोजेनिक तकनीकी 0 से 238 डिग्री फ़ारेनहाइट कम तापमान पर काम करती है। -238 फ़ारेनहाइट या 150 जो है माइनस सेंटीग्रेड के नीचे तापमानों के संदर्भ में ही सामान्यतः क्रायोजेनिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक तकनीकी मुख्य उपयोग रॉकेटों में किया जाता है, जहां गैसीय ईंधनों को क्रायोजेनिक तकनीकी से तरल अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है। रॉकेटों के क्रायोजेनिक चरण को ऊर्जा प्रदान करने वाले इंजन में अत्यधिक ठंडी और द्रवीकृत लिक्विफाइड गैसेस को ईंधन ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राय इस इंजन में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्रमशः ईंधन और ऑक्सीकारक का कार्य करता है। ठीक है। रैमजेट भी इसी तरह से एक इंजन है। यह एक प्रकार का जेट इंजन है जो किसी वायुयान की अग्रदिशा में गति का उपयोग करके जेट इंजन के दहन में आने वाली हवा को संपीड़ित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्क्रैमजेट, इसी तरह स्क्रैमजेट है। स्क्रैमजेट इंजन सुपरसोनिक दहन रैमजेट के नाम से भी जाना जाता है तथा इस प्रकार के इंजन से युक्त विमान में तरल ऑक्सीकरण ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह इंजन वायुमंडल की ऑक्सीजन को ग्रहण कर एवं तत्पश्चात संपीड़ित करके उसे विमान में उपलब्ध
ईंधन तक पहुंचाकर विमान को गति प्रदान करता है। स्क्रैम जेट इंजन रैमजेट में रैमजेट का ही एक प्रकार से इनोवेशन का परिणाम है। इसका दहनकश सुपरसोनिक वायु प्रवाह के साथ परिचालन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। साउंडिंग रॉकेट के बारे में देख लेते हैं। इन्हें अनुसंधान रॉकेट, रिसर्च रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। ये रॉकेट अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मुख्य मापन एवं वैज्ञानिक प्रयोगों के कार्यान्वयन हेतु डिजाइन किया गया है। आगे देखते हैं। स्पित्ज़र स्पेस टेलीस्कोप यह सौर प्रणाली से लेकर अंतरिक्ष में दूरस्थ स्थित पिंडों के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित नासा की परावैज्ञानिक दूरबीन है। ठीक है। और इसे सिरटे स्पेस इंफ्रारेड और टेलीस्कोप फैसिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। नासा की ग्रेट वेधशाला कार्यक्रम, ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम का चौथा अंतिम अभियान था। तो ये जो है एक प्रकार से दूरबीन है और नासा के द्वारा जो है इसका प्रक्षेपण किया गया था। नासा द्वारा जो है इसको बनाया गया। हर्शल अंतरिक्ष वेधशाला, हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी, यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष वेधशाला है। औरक्त इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम तथा यूरेनस ग्रह की खोज करने वाला वैज्ञानिक सर विलियम हर्शल के नाम से इस मिशन का नामकरण किया गया। तो ये जो है किस देश द्वारा बनाया गया इसको? ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंस फैक्ट है। और इसको जो है फ्रेंच गुयाना से 14 मई 2009 को जो है प्रक्षेपित किया गया था। जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी 25 दिसंबर 2025 को नासा के जेम्स स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना से यूरोपियन एरियन 5 रॉकेट द्वारा किया गया था। ठीक है। तो ये कौन से देश द्वारा किया गया? अमेरिका के नासा द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंस फैक्ट है। इसमें 2 फैक्ट पूछता है कि कौन से देश द्वारा किया गया और साथ में जो है वो कब किया गया था, डेट इसका जो है इम्पोर्टेंस है। मंगल अन्वेषण के लिए देखिए, मंगल अन्वेषण, मंगल यानी सौरमंडल की दूरी की दृष्टि से सूर्य से चौथा ग्रह, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह का धरातल, स्थलीय और वातावरण विरल है। इसके चंद्रमा के गर्त पृथ्वी की ज्वालामुखी घाटियों, रेगिस्तान, ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। यह स्थान ओलंपस मोन्स का, जो हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत है, साथ ही विशालतम घाटी वैलेंस मैरीनेरिस भी यहाँ पर स्थित है। मंगल ग्रह से जो इम्पोर्टेंस कुछ उपग्रह थे उसके बारे में देखते हैं, कौन कौन से जो है लॉन्च किया गया था। रोवर, रोवर शब्द का अर्थ जो है घुमक्कड़ या घूमने वाला या फेरने वाला होता है। खगोलीय संदर्भ में रोवर ऐसे वाहन को कहते हैं जो किसी अन्य ग्रह या खगोलीय वस्तुओं पर घूमने फिरने की क्षमता रखता हो। कुछ रोवर रोबोट होते हैं और बिना किसी व्यक्ति की मौजूदगी के चलते हैं। कुछ मनुष्यों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बने होते हैं। ठीक है। स्प्रिट स्प्रिट और अपॉर्चुनिटी, जून जुलाई 2003 में नासा ने क्रमशः स्प्रिट और अपॉर्चुनिटी नामक 2 रोवर को मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन के तहत मंगल की ओर रवाना किया था। 2004 से 10 तक की सक्रिय रहा, जबकि अपॉर्चुनिटी वर्ष 2018 के मध्य तक सक्रिय रहा। मार्स पाथफाइंडर मिशन के तहत 1997 में सोजर्नर रोवर भी मंगल पर जो है पहुंचा था। क्यूरियोसिटी, नासा के मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन के रूप में क्यूरियोसिटी को 26 नवंबर 2011 को प्रक्षेपण किया गया था। परसेवेरेंस जो है 30 जुलाई 2020 को अमेरिकी अंतरिक्ष नासा द्वारा मंगल 2020 मिशन के तहत
परसेवेरेंस नामक रोवर का प्रक्षेपण किया गया था। बस इसमें ये जानिए कौन-सा रोवर जो है, किस देश द्वारा और कब जो है प्रक्षेपण किया गया था। मंगलयान, भारत का मंगलयान जिसको मॉम बोलते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रविष्ट हो गया और इसका भी इसका भी निर्मित मंगल पर पानी, मीथेन, जीवन का जो है अन्वेषण करना इसका उद्देश्य था। भारत ऐसा राष्ट्र बन गया है जिसने अपने पहले ही प्रयास में 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में मंगलयान की सफलता स्थापना करके एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। इसी के साथ भारत मार्शियट एलीट क्लब, अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ में जो है प्रवेश कर चुका है और ऐसी उपलब्धि अर्जित करने वाला पहला एशियाई देश बन चुका है। ठीक है? जिसमें जो है चीन भी शामिल नहीं हुआ है। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ केवल ऐसा कर चुके हैं। चीन का मंगल मिशन तियानवेन जो है 23 जुलाई 2020 को लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट द्वारा चीन के मंगल मिशन तियानवेन का प्रक्षेपण किया गया। इस मिशन के अंतर्गत ऑर्बिट, लैंडर, रोवर सम्मिलित हैं और 21 में तियानवेन रोबोटिक प्रोब ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। तो चीन जो है 2020 में यह उपलब्धि हासिल की जो भारत ने 2014 में कर चुका था। यूएई का प्रथम मंगल मिशन होप, ये कब लॉन्च किया गया? 20 जुलाई 2020 को जापान के गाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से संयुक्त अरब अमीरात के पहले मंगल मिशन होप को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। चंद्रयान सेकंड जो है 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से द्वितीय लॉन्च पैड जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान 2 मिशन का प्रक्षेपण किया गया। चंद्रमा के दक्षिण क्षेत्र में पहुंचकर वहां अनुसंधान संचालित करने हेतु इसका लक्षित था। ठीक है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम से लैंडर को विक्रम नाम दिया गया, जबकि रोवर का जो है प्रज्ञान नाम रखा गया था। तो दूसरा जो मिशन जो है भारत का फेल हो गया था, जिसमें लैंडर चंद्रमा को सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन इसरो के संपर्क टूट जाने के कारण यह हार्ड लैंडिंग के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उतरा था। सितंबर 2019 को इसरो द्वारा विज्ञप्ति के अनुसार चंद्रयान 2 ऑर्बिटर लैंडर का पता लगा लिया गया, लेकिन उससे संपर्क स्थापित नहीं हो सका। ठीक है? तो लैंडर से कनेक्शन कट गया था इसरो का। आगे देखते हैं। लेकिन इसमें जो है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के बहिर्मंडल आर्गन 14 की उपस्थिति का पता लगाया है। ठीक है? पूरी तरह से फेल भी नहीं हुआ था, बस केवल लैंडर जो है नहीं हो पाया, बाकी उसका जो आसपास के वातावरण में परीक्षण कर रहा था जो है ऑर्बिटर जो है वो अपना काम कर रहा था। चंद्रयान थर्ड जो है 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराने में सफलता प्राप्त की। इसी के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम विश्व का चौथा देश बन गया है। चौथा देश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके पहले अमेरिका, सोवियत संघ, चीन यह उपलब्धि प्राप्त कर चुके थे। और चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का जो है पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। ठीक है? चंद्रयान थर्ड का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दिन 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है? चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के जिस स्थान पर अपने पदचिह्न छोड़े थे उस स्थान को तिरंगा नाम दिया गया।
तो ये इम्पोर्टेंस फैक्ट थे जो आपके प्रीलिम्स में ज़रूरी है। चांग-ई 5 24 नवंबर 2020 को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट द्वारा चीन ने अन्वेषण कार्यक्रम के तहत चांग-ई 5 मिशन का प्रक्षेपण किया। ठीक है? और यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह से 1731 ग्राम मिट्टी एवं चट्टान का नमूना लेकर 17 दिसंबर 2020 को वापसी धरती पर लौटा। चीन, अमेरिका, रूस के बाद चंद्रमा से नमूना एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाने वाला विश्व का जो है तीसरा देश चीन बन गया है। लूना 25 मिशन रूसी चंद्र लैंडर मिशन था। यह विगत 47 वर्षों में रूस द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित चंद्र मिशन था। उल्लेखनीय है इसके पूर्व 1976 में तत्कालीन सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत लूना 24 नामक चंद्र मिशन का प्रक्षेपण किया गया जो सफल रहा था। इस मिशन को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोसमॉस रॉसकोसमॉस द्वारा 11 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1 बी फ्रैगेट रॉकेट से जो है प्रक्षेपण किया गया था। लूना 25 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी पर बोगुसलास्की क्रेटर के निकट लैंड करना था। हालांकि 20 अगस्त 2023 को रूसी एजेंसी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार लूना 25 का संपर्क जो है नियंत्रण केंद्र से टूट जाने के पश्चात यह मिशन चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। ठीक है? तो एक प्रकार से रूस जो है फेल हो चुका जो है चंद्रमा का 25 लूना मिशन जो था। ओडिसियस 22 फरवरी 2024 को ओडिसियस चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया है। इस अंतरिक्ष यान को 15 फरवरी 2024 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपण किया गया था। आगे देखते हैं सूर्य का अन्वेषण। तो सूर्य पे जो प्रक्षेपण यान के द्वारा या जो उपग्रह सूर्य के आसपास जो चक्कर लगाए हैं उसमें कौन-कौन से हैं देखते हैं। 2018 में प्रक्षेपित नासा द्वारा पार्कर सोलर प्रोब किसी अन्य अंतरिक्ष यान की तुलना में सर्वाधिक निकट से सूर्य का अध्ययन कर रहा है। ठीक है? एक तो पार्कर सोलर जो है इम्पोर्टेंस फैक्ट है। ये नासा द्वारा जो है प्रक्षेपण किया गया था। सूर्य की निगरानी कर रहे वर्तमान में कुछ प्रमुख अंतरिक्ष यान। सोहो सोलर एंड हाइड्रोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी 1995 में प्रक्षेपण किए गए नासा और यूरोपीय एजेंसी द्वारा संयुक्त प्रयास है। एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर 1997 में किया गया था। आइरिस इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ जून 2013 में। हिंडो 2006 में जापान द्वारा प्रक्षेपण किया गया। एसटीओ सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी 2010 में नासा के लिविंग विद अ स्टार कार्यक्रम के तहत किया गया था। स्टेरियो सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी 2006 में प्रक्षेपण किया गया। पीएसएलवी C57 आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी C57 द्वारा आदित्य 1 अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो ये आदित्य L1 जो है मिशन ये भारत का सूर्य का चक्कर लगाने वाला एक प्रकार से उपग्रह है और ये पीएसएलवी की 59 उड़ान थी। साथ ही पीएसएलवी X1 की संस्करण की यह 25वीं उड़ान थी। आदित्य का अर्थ सूर्य होता है जबकि आदित्य L1 सूर्य और पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 को संदर्भित करता है।
आदित्य एल-1 भारत का प्रथम सौर मिशन है। दूसरे शब्दों में यह सूर्य के अध्ययन के लिए प्रथम अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय मिशन है। 6 जनवरी 2024 को आदित्य एल-1 अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी की प्रणाली का प्रथम लैग्रेंजियन बिंदु के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्ष में स्थापित कर दिया गया। इस इस कक्षा की दूरी पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, अर्थात स्पष्ट है कि आदित्य एल-1 अंतरिक्ष यान पृथ्वी की लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा। उल्लेखनीय है कि यह दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का लगभग 1% है। स्पष्ट है कि आदित्य एल-1 अंतरिक्ष यान न तो सूर्य पर लैंड करेगा और न ही उसके निकट जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंस फैक्ट नहीं है। आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंस होगा दोस्तों उसी पे बात करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 क्या नीति है भारत का? 2023 को जो है नीति स्वीकृत की गई। यह नीति भारतीय क्षेत्र या भारत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में संपन्न हुई किसी भी अंतरिक्षीय गतिविधि पर लागू होगा। यह नीति भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर भी लागू होगी। यह नीति भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर तथा निजी कंपनियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व को स्पष्ट करता है। यह नीति निजी क्षेत्र तथा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास एवं प्रतिस्पर्धात्मक में संवर्धन एवं सक्रिय भूमिका निभाने को मार्ग प्रशस्त करती है। ठीक है। फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष एफडीआई नीति नीति में जो है संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। एफडीआई नीति के तहत अंतरिक्ष में 100% एफडीआई जो है अनुमति है। उपग्रहों, भूमि खंड और प्रयोग खंड यूजर सेगमेंट के लिए घटकों, प्रणालियों, उन उप प्रणालियों के विनिर्माण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% एफडीआई जो है अनुमति है। तो कुछ इम्पोर्टेंस जो कीवर्ड्स थे आपको डिफाइन कर दिए। अब क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होंगे उसको बताते चलेंगे और कीवर्ड्स को पकड़ते हुए कुछ ट्रिक पे भी जो है हम आपको चर्चा करते चलेंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत फील होगा वहीं पे हम आपका एक्सप्लेनेशन बताएंगे। बाकी तो हम आपको अधिक से अधिक फैक्ट आपको बता ही चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। साराभाई को अंतरिक्ष का जनक माना जाता है। निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक? वही क्वेश्चन रिपीट है। जो क्वेश्चन रिपीट होगा हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट ये कब भेजा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। ये जो है डेट आप इसको याद करिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है डेट के संदर्भ में आजकल जो है पीसीएस में काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत के अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। कब किया? आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण आपको बता ही चुके हैं ऊपर। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया था, तो वैज्ञानिक के क्या नाम था? वैज्ञानिक का नाम जो है प्रोफेसर यूआर राव। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूआर राव एक महान वैज्ञानिक भारतीय उपग्रह कार्यक्रम के वस्तुकार थे। 24 अप्रैल 2017 में जो है इनका निधन हो गया था। यह अमेरिका के सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे।
वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में पहली यात्रा की? कुत्ता जो है, जिसका नाम लाइका था। अंतरिक्ष में 3 दिसंबर 1997 को स्पुतनिक सेकंड अंतरिक्ष यान द्वारा जो है इसको रूस द्वारा जो है भेजा गया था। निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर, ये क्वेश्चन वही रिपीट है, लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन 14 अप्रैल 1961 को तत्कालीन सोवियत संघ ने वोस्टोक फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान से पहली बार मनुष्य को भेजने का श्रेय हासिल किया था। तो यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे मानव की अंतरिक्ष यात्रा को श्री गणेश किया था। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? बछेंद्री पाल, जुनोनो तनबाई और वैलेंटिला तेरेस्कोवा, सैली राइड। तो ये वैलेंटिला टीना तेरेस्कोवा थी। ठीक है। पहला आदमी जिसने चंद्रमा पर अपना पैर रखा, तो कौन थे वो? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग एक अमेरिकी खगोलशास्त्री और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, बग एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस ने अपोलो 11 मिशन के माध्यम से जो है अंतरिक्ष में उड़ान भरे थे। ठीक है, तो ये अमेरिका का मिशन था अपोलो 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? मार्क वेंडहे। आगे देखते हैं। टीम पिक को निम्नलिखित में से किस रूप से जाना जाता है? अंतरिक्ष यात्री। टीम पिक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक अंतरिक्ष यात्री है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? सबसे पहले कीवर्ड्स को जो है दोस्तों क्वेश्चन में पकड़ा करिए कि आपको पूछ क्या रहा है। नहीं तो आप जो है कई बार सुलेमित है, आप जो है सुलेमित है वाले नहीं वाले में लगा सकते हैं, या कई बार नहीं भी पूछे, नहीं सुलेमित नहीं है तो आप सुलेमित वाले पे ऑप्शन करके आ जाएंगे। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन भी जो है कई बार गलत हो जाता। इसमें पूछा है सुलेमित नहीं है। तो कॉस्मिक बैकग्राउंड उपग्रह कार्यक्रम एक्सप्लोरर, ये सही है। फाल्कन समुद्रगत केबल तंत्र है, ये भी सही। डिस्कवरी अंतरिक्ष शटल है, ये भी सही है। अटलांटिक अंतरिक्ष स्टेशन, ये गलत है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है मैचिंग के लिए है क्यूरियोसिटी रोवर और टैबलेट मैसेंजर डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान रुस्तम फर्स्ट, यूएसए का मंगल मिशन अंतरिक्ष यान आकाश 2, नासा का ध्रुवी एवं बुधग्रही अन्वेषी अंतरिक्ष यान। ठीक है, तो इसका जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ये क्यूरियोसिटी रोवर जो है एक का 3 हो जाएगा। एक का 3 करेंगे तो ये 2 ऑप्शन में हो रहा है, तो बी का जो है 4 हो जाएगा। बी का 4 और रुस्तम का जो है ये डीआरडीओ ने मानव रहित वायुयान बनाया था। सी का जो है 2 हो जाएगा। सी का 2 करेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नासा का अंतरिक्ष अंतिम अंतरिक्ष यान शटल रहा है? वो है अटलांटिक्स। 8 से 21 जुलाई 2021 के मध्य स्पेस शटल अटलांटिस की अंतिम उड़ान के साथ नासा के स्पेस सैटेलाइट कार्यक्रम का जो है समापन हो गया था। DAVI NCI प्लस वेरिटिस वेरिटास नासा द्वारा प्रक्षेपित दो नए मिशन संबंधित हैं। किससे हैं? जो है शुक्र से संबंधित है। आगे देखते हैं।
मैचिंग करना है। इसमें देखिए कैसिनी कैसिनी हुजेंस जो है ये शनि और उसके वलय का मतलब खोज किए थे। जूनो जूनो आपका जो है बृहस्पति से संबंधित है। आर्टेमिस आर्टेमिस जो है ये मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक जो है इनका संबंध है। वेरिटास वेरिटास मिशन किससे संबंधित है? ये आपका ये शुक्र ग्रह से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष यान कैसिनी हाइगेंस शुक्र ग्रह की परिक्रमा डाटा पृथ्वी तक संचरण करना, मैसेंजर बुध का मानव चित्रण और अन्वेषण करना, वायेजर फर्स्ट और सेकंड बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण करना। तो इसमें से कौन से कितने आंसर सही हैं? 2 और 3 सही हुए हैं। 3 सही है, 2 भी सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कैसिनो हाइगेंस शनि ग्रह पर भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान था। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नासा का कैसिनी ग्रह किस ग्रह से संबंधित? क्वेश्चन वही रिपीट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? कैसिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों में काम में आएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेगा, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। यह कथित प्रयोग किससे संदर्भित करता है? इवोल्ड लीसा से संबंधित है। इवोल्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस सेंटीना को संदर्भित करता है। एलिसा एक प्रस्तावित अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना और उसका सटीकता से साथ जो है मापन करना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इस मिशन का संचालन कर रही है। ठीक है। विकसित लेजर व्यतिकरण अंतरिक्ष एंटीना एलिसा परियोजना का क्या प्रयोजन है? इसका प्रयोजन है गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया और निम्न सूची में उसे चिन्हित कीजिए। तो एक 2 मंजिला जुगाड़ की तरह ट्रैक्टर ट्राली जो एक पब्लिक, ये गलत है। एक ट्रैक्टर ऐसी यांत्रिकी के साथ जो सड़कों को साफ करेगा और आर्थिक दृष्टि से सस्ता, ये भी गलत हो जाएगा। एक बुलेट ट्रेन जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर शक्तिशाली चुंबक की सहायता से चलेगा, ये भी गलत है। एक अंतरिक्ष यान ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा, डी सही है इसका। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की अरबों प्रकाश वर्ष द्वारा विशालतम ब्लैक होल के वलय का प्रक्षेपण किया। इस प्रक्षेपण का क्या महत्व है? गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। लिगो और विग्रो ऑब्जर्वेटरी द्वारा पृथ्वी से अरबों प्रकाश दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलय के फलस्वरूप अंतरिक्ष काल स्पेस टाइम में उत्पन्न हुई गुरुत्वीय तरंगों को संसूचित किया गया। ठीक है, यह आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी समान सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर जो है यह सिद्धांत बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया सितंबर 2015 में। गुरुत्वीय तरंगों का पहली बार जो है 11 फरवरी 2016 को लियो द्वारा जो है किया गया था। आगे देखते हैं। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस परिघटना को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट
परियोजना का अवलोकन करना, अंतरिक्ष में क्षुद्रग्रहों की गति, अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट का होना। तो इसमें से कौन-कौन सा ऑप्शन जो सही होगा, इसमें जो है इसमें जो है ये पहला और 2 सही है, तो ये इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है? बाकी ये 3 और 4 जो है गलत हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाशगंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन रेडशिफ्ट दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रहे हैं, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार करें। प्रकाश गुरुत्व द्वारा जो है प्रभावित होता है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। पदार्थ अपने चारों ओर के दिग्वल स्पेस टाइम को वार्प करता है। उपरोक्त में से एल्बर्ट आइंस्टीन के अपेक्षिता के समान सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के भविष्य कथन कौन से हैं और जिनकी प्राय समाचारों पत्रों के माध्यम से विवेचना होती है। तो इसमें जो है ये तीनों विकल्प इसमें सही हो जाएंगे। इसका आंसर जो है डी सही हो जाएगा। कभी-कभी समाचारों में इवेंट होरिज़ोन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं? ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध से संबंधित है। इवेंट होरिज़न यह एक ऐसा सीमा है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर क्षेत्र को जो है परिभाषित करता है। सिंगुलैरिटी या अंतरिक्ष काल स्पेस टाइम में एक ऐसा स्थल है जहाँ किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। स्ट्रिंग थियरी इसमें सभी पदार्थों और बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान कंपायमान स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। स्टैंडर्ड मॉडल कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड के ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 विद्युत चुम्बकीय, दुर्बल एवं प्रबल की व्याख्या की जाती है तथा सभी ज्ञात मूल कणों को वर्गीकृत किया जाता है। श्याम बीवर होता है सिमट गया तारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण संबंधित है। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है। कारण कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो इसमें दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। श्याम बीवर क्या है? सारे विकिरण को जो इसके पास से प्रभावित होते हैं उनका अवशोषण कर लेता है। पुच्छल तारे कॉमेट की पुच्छ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर की ओर। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को कहते हैं क्या? न्यूट्रॉन्स स्टार्स। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्र न्यूट्रॉन तारे कहलाते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर जो है घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। अंतरिक्ष में पिंड और वर्णन। सेमिट और इसमें से क्या करना है? निम्नलिखित में से कितने सही सुलेमित है? सेफिड अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल हैं, ये बिल्कुल सही है। निहारिका तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं, गलत है ये। पल्सर न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है उनका ये भी गलत है। एक केवल सही है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर
कई सौ किमी पर सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव-जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते हैं, तो कीवर्ड्स को ध्यान दीजिए। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है, तो ये इसका आंसर जो है पहला हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि कोई मुख्य सौर तूफान जो पृथ्वी पर पहुंचता है और तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभाव प्रभाव प्रभावित होंगे? कौन से संभव प्रभाव होंगे? जीपीएस और दिक् संचालन प्रणालियां विफल हो सकती हैं, बिल्कुल सही। विषुवतीय क्षेत्र में सुनामियां आ सकती हैं। विषुवतीय क्षेत्र में जो है सुनामियां आ सकती हैं, ये गलत हो जाएगा। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, बिल्कुल सही। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं, ये भी सही है। ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दवाग्नियां घटित हो सकती हैं, ये गलत है। उपग्रहों की कक्षा विक्षुब्ध हो सकती हैं, बिल्कुल सही। ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर उड़ने वाले वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है, ये भी सही है। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन छोड़ के 2 और 5 को छोड़ के बाकी सब सही है। सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कथन कारण अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती हैं। तो इसमें दोस्तों जो है दोनों विकल्प सही हैं और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। तुल्यकारी उपग्रह लगभग 10,000 किमी की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इसमें से कौन-सा सही नहीं है? कीवर्ड्स को आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते समय कीवर्ड्स को पकड़ लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो कौन-सा सही नहीं है पूछा है। तो इसमें जो है कौन-सा सही नहीं है, तुल्यकारी उपग्रह 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई, पहला ही ऑप्शन जो है सही नहीं है। संगीत के एम एमएफ एमएफएम संचरण के उत्तम प्रकार का होने के कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर जो सामान्यतः आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है, इसके लिए अधिक हानिकारक नहीं होता है। तो ये विकल्प तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको जो है सही नहीं पूछा है, तो इसलिए केवल एक सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। दूरसंचार प्रसारण हेतु उपग्रहों को भू अप्रगामी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा तुल्यकालिक जियो सिंक्रोनस होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। कक्षा वृत्ताकार होती है, ये भी सही है। कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, ये भी सही है। कक्षा 2236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है, ये एक स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है 1, 2, 3 सही होगा केवल। भूस्थैस भूस्थैतिकी स्थिति जियोस्टैटिक पोजीशन क्या है? जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भू स्थिर उपग्रह घूमता है स्थिर ऊंचाई पर, तो बी सही हो जाएगा। किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? इग्ज़ोस्फीयर बहिर्मंडल में। एक भू-स्थिर उपग्रह का काल कितने होते हैं? 24 घंटे। ये भी क्वेश्चन वही रिपीट है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया है जानने के लिए पृथ्वी तुल्य ग्रहों को। ये 2019 में जो है इस मिशन 2009 में इसका जो है प्रक्षेपण किया गया था और 2018 में इसको जो है सेवा मुक्त कर दिया गया। चंद्रा एक्स-रे दूरबीन नाम का किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? इसरो और नासा द्वारा किया गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिन्होंने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की। ये कथन गलत है। एस्ट्रोसैट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह से 1650 किलोमीटर में एक कक्षा में स्थापित है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला भारत में है। भारत में विश्व की सबसे ऊंचाई वेधशाला उत्तरी चिली के अटकामा मरुस्थल में सेरो और चैज़नेंटर ज्वालामुखी की चोटी पर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटकामा वेधशाला है। ठीक है। और प्रश्न काल में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी। यह लद्दाख में स्थित हानले गांव में समुद्र तल से 4500 मीटर ऊंचाई पर वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कौन सा है? ये चिली में है। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। मुख्यालय बंगलुरु में है। इनसैट 3 भी लॉन्च किया गया था। उस समय निम्नलिखित में से कौन इसरो का अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंजन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष जी माधवन नायर। ये प्रश्नकाल के समय थे। आगे देखते हैं। इसरो के नए चेयरमैन जो है एएस किरण कुमार। ये 2018 तक जो है 2018 तक इसरो के अध्यक्ष एमएस किरण कुमार थे और वर्तमान में जो है एस सोमनाथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? एस सोमनाथ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण भारत के टेलीकम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ा गया है। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। कारण भारत का स्टार वार की तैयारी कर रहा है। ये गलत है। ये सही है और गलत है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है। इनसैट। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति बैंड इनसैट जीसैट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है? तो कौन सा एमएफ? टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। ये बैकानूर से IRS-1A 17 मार्च को 1988 को बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था।
निम्नलिखित में से किस कार्यकलापों से भारतीय दूर संवेदन आईआरएस इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का प्रयोग किया गया? फसल की उपज का आकलन, भौम जल संसाधनों का स्थान निर्धारण, खनिज का अन्वेषण, दूरसंचार यातायात अध्ययन। तो इसमें से दोस्तों जो है 1, 2, 3 सही है केवल, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश, बिल्कुल सही है। किसी विशेष स्थान के धान के खेतों के ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, बिल्कुल सही। किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान, ये तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत ने 1994 की अवधि में अपनी इस क्षमता को प्रदर्शित कर दिया कि वह तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपित कर सकता है। इनसैट 3C को प्रक्षेपित किया गया, कहाँ से? कोरू से। अगला देखते हैं। इसरो द्वारा किस सैटेलाइट का 22 सितंबर 2005 को सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किया गया? इनसैट 4A। पीएसएलवी C-37 द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था? 104। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा 2022 में भेजे गए पीएसएलवी मिशन का नाम क्या है? पीएसएलवी C-54। श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलीओस-2 तथा ल्यूमलाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया, किसे किया गया था? पीएसएलवी C-55 से किया गया था। इसरो द्वारा हाल में शुरू किए गए एक्सपोसैट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से कौन सा कथन सही है पता करना है। यह चरम स्थिति में चमकदार खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलरिमेट्री मिशन है। तो यह ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सही है, दोनों सही है इसमें। अगला देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही व कालानुक्रम क्या है? तो इसमें जो है सबसे पहले साइट आ जाए, साइट के बाद स्टेप, स्टेप के बाद एप्पल और आईजीएमडी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही होगा। अगला देखते हैं। एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था कोरू फ्रेंच गियाना से। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था 19 जून 1981 को। भारत के इनसैट फर्स्ट डी का प्रक्षेपण कब किया गया था? 12 जून 1990 को। इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992 को। सबसे भारी भारतीय सैटेलाइट इनसैट 4C जो हाल में अपने निर्धारित कक्षा में प्रक्षेपित नहीं हो पाई, उसका भार कितना था? 2168 केजी। भारत का पहला नेविगेशन सैटेलाइट IRNS-1A कहाँ से छोड़ा गया था? श्रीहरिकोटा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से कौन सा कथन सही है पूछा। IRNSS के तुल्यकालिक कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूतुल्यकालिक कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। तो ये कथन सही है।
आईआरएनएस की व्याप्ति संपूर्ण भारत था और इसकी सीमाओं के लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर के बाहरी किस 5500 वर्ग किमी बाहर तक है। तो ये स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है, तो इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा। 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी। तो ये भी कथन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। नाविक का फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है? जापान के पास। विश्व संचालित नेविगेशन प्रणाली आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जीपीएस, चीन का बीडऊ, रूस का ग्लोनास, यूरोपीय संघ गैलीलियो, जापान ओज ओज ओजस, भारत का नाविक जो है। गैलीलियो परियोजना जो हाल में चर्चा का विषय रहा है, क्या है? यह जो है यूरोपीय संघ द्वारा विकसित की जा रही एक बहु उपग्रह संचालन परियोजना है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीपीएस जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। जीपीएस तकनीकी का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? तो मोबाइल फोन प्रचालन बिल्कुल सही, बैंकिंग प्रचालन बिल्कुल सही, पावर ग्रिडों का नियंत्रण, तीनों ऑप्शन सही है इसका। भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया, जिसमें एबीसीडी यानों को बनाने का सही कालक्रम क्या है? सही कालक्रम जो है सबसे पहले इसमें सी आ जाएगा, एसएलवी आया, फिर जो है एएसएलवी आया, फिर पीएसएलवी आया, फिर जीएसएलवी आया। तो इसमें जो है सी बी ए डी सही होगा, सी ए बी डी सही, सी बी ए डी सही हो जाएगा, डी सही होगा। यहाँ पर डेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एसएलवी 10 अगस्त 1979, एएसएलवी 24 मार्च 1987, पीएसएलवी 20 सितंबर 1993, जीएसएलवी 18 अप्रैल 2001। मिलान करने के लिए है। तो उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएलवी 3 जो है ये रोडी सैटेलाइट प्रक्षेपण की है। ठीक, आगे देखते हैं। एएसएलवी एएसएलवी जो है आपका ये ESRO हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ध्रुवी पीएसएलवी पीएसएलवी का क्या हो जाएगा? ये चंद्रयान फर्स्ट हो जाएगा। और जीएसएलवी का क्या हो जाएगा? जीएसएलवी का ये जो है एडुसैट हो जाएगा। तो इसलिए इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ये मानचित्र वाला इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है आज के समय में। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, जो अवस्थित है कर्नाटक में। इसरो मैचिंग के लिए इसरो इसका जो है स्थान कहाँ पे है? ये बंगलुरु में है। आईयूसीए आईयूसीए कहाँ पे है? ये आपका जो है पुणे में है। आईयूएसी आईयूएसी ये जो है नई दिल्ली। ये आईयूएसी ये नई दिल्ली, 3 का नई दिल्ली हो जाएगा।
BSSC, BSSC ये आपका जो है नहीं, 1 मिनट सॉरी। इसरो जो है बंगलुरु में है। पहला का 3 सही हो जाएगा, ठीक। IUCA ये जो है आपका पुणे हो जाएगा 2। और IUAC, IUAC सी का जो है नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और ये BSSC ये तिरुवनंतपुरम में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? सबसे पहले कीवर्ड इसको पकड़िए। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में, बिल्कुल सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह श्रीहरिकोटा, ये गलत है, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है, बंगलुरु में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के तिरुवनंतपुरम, ये तो ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ये गलत है। ISRO उपग्रह केंद्र थुम्बा, ये भी गलत है। SHAR केंद्र बंगलुरु, ये भी गलत है। स्पेस एप्लीकेशन अहमदाबाद, ये स्टेटमेंट सही है आपका। इसमें भी जो है सुलेमित पूछ रहा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष त्रिवेंद्रम केरल, ये स्टेटमेंट सही है। UR राव उपग्रह केंद्र बंगलुरु, ये भी सही है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन देहरादून केंद्र, ये गलत है। भारतीय दूर संवेदन हैदराबाद, दोनों ए सी डी गलत है, इसलिए ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में। त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है रॉकेट छोड़ने के लिए प्रौद्योगिकों के अनुसंधान से संबंधित, बिल्कुल सही। मौसम संबंधी समस्याओं की जांच के लिए ध्वनि पूर्ण रॉकेटों को प्रक्षेपित करने के लिए, ये गलत हो जाएगा। अंतरिक्ष यान के डिजाइन तथा निर्माण से संबंधित, बिल्कुल गलत। उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास के लिए, 1 और 4 सही होगा क्यों। तुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है केरल में। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? पुलिकट झील के निकट। श्रीहरिकोटा रेंज जो भारत द्वारा उपग्रह छोड़ने किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। स्थान और कार्य, काकरापार किससे संबंधित है? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पोखरन, पोखरन जो है ये परमाणु बम विस्फोट स्थल है। तुम्बा, तुम्बा जो है आपका रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रमोशन स्टेशन, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फरवरी 2004 को एक विस्फोट हुआ भारत के अंतरिक्ष केंद्र, इसमें जो है श्रीहरिकोटा से संबंधित है। कथन कारण दिया है। कथन, एक हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह कन्वेक्स बनाई जाती है और नीचे सतही जो है कनकेव बनाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शीर्ष भाग पर वायु प्रवाह की द्रुत गति कम होती है, इसके अधोभाग बॉटम में शीर्ष भाग से दबाव कम रहता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये सही है और गलत हो जाएगा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी रंग होता है। चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा किस तारीख को चंद्र
कक्ष में पहुंचा? चंद्रयान किस तारीख को चंद्र कक्ष में पहुंचा था? 8 नवंबर। भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ये चंद्रयान फर्स्ट भी है और चंद्रयान सेकंड, दोनों ऑप्शन इसमें सही होगा। 2008 में चंद्रयान फर्स्ट था और आगे देखते हैं क्वेश्चन। चंद्रयान सेकंड जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान सेकंड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर एम अन्नादुरै। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान सेकंड अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? इस अभियान में चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव को अन्वेषण करने के लिए लक्षित किया गया था। जुलाई 2019 को अंतरिक्ष यान चंद्रयान सेकंड को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? ये आंध्र प्रदेश से। GSLV मार्स 3 M1 रॉकेट द्वारा। चंद्रयान सेकंड अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? ये GSLV MK 3 MI। इसरो के चंद्रयान सेकंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंद्रयान सेकंड एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान सेकंड का अनुवर्ती था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वो सही है। इस प्रक्षेपण पात्र LVM 3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चंद्रयान थर्ड मिशन के चंद्र लैंडिंग स्थान के आसपास चंद्र भूमि और चट्टानों के तात्कालिक संयोजन MGALSI के CATIFE को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था? APXSS। चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना कौन सी है? वो आपका मून एक्सप्रेस। आगे देखते हैं। हालांकि 2019 में स्पेस एक्स फाल्कन रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित इजराइल के बेयरशिट लैंडर को निजी रूप से वित्तपोषण प्रथम चंद्र मिशन की संज्ञा दी गई। ठीक है, यह मिशन असफल रहा था। हालांकि कथन कारण रासकास्मास के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन आदित्य L1 जो है इसका नाम है? अगला देखते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। इसे नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। मंगलयान ने भारत को USA के बाद मंगल
के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्कर करने वाला दूसरा देश बन गया। ये स्टेटमेंट गलत है। मंगलयान ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्कर कराने वाले पहली बार में ही सफलता प्राप्त की। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ये और तीन एक और तीन सही है। चीन के तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल में लॉन्च किए गए अंतरिक्ष मॉड्यूल का नाम क्या है? मैंगटियन। तियानवेन है क्या है? चीन का अंतरिक्ष यान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन चीनी अंतरिक्ष यान शेनझाओ 7 के बारे में सही नहीं है? कौन सा नहीं है? इसमें चारों अंतरिक्ष यात्री थे। अगस्त 2016 में चीन ने मिसिसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की, जो एक प्राचीन चीनी संगीत प्रणाली है। यह एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली भी सही हो जाएगा। हाल ही में इसरो CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? फ्रांस की है। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी करने के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया? तो कौन सा देश है? रूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने एक इक्विलुक्स अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? जैक्सा। जैक्सा जो है जापान का अंतरिक्ष केंद्र है। निम्नलिखित तो अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया? जॉक्सा। नासा की जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी स्थित है पासाडेना में। और ये कहाँ पे है? कैलिफोर्निया के उत्तरी भाग में। ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 GL10 जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ, क्या है ये? नासा द्वारा प्रशिक्षित विद्युत विमान है। नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि किया? सोफिया। नासा के डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु कॉमेट न्यूक्लियस के विस्तृत चित्र लेने का उपयोग किया गया था? टेम्पल फर्स्ट। नासा के मंगल ग्रह पर यान का नाम क्या है? ये सही हो जाएगा इसका। फिनिक्स उसका नाम है। मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर का नाम क्या था? स्पिरिट। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है जल, जिप्सन और मीथेन। अगला क्वेश्चन। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान साइंस द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विशाल भूमिगत झील का पता किस उपग्रह पर पता चला? शनि ग्रह पे। नहीं सॉरी, ये शनि ग्रह नहीं होगा। ये जो है मंगल ग्रह पे पता चलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में। इसमें जो है मंगल ग्रह पर भी है, बृहस्पति पर भी है मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? मीथेन। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ये शनि। अंतरिक्ष यान डिस्कवरी, जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष यान में प्रक्षेपित किया गया, इस टैंकर ईंधन टैंक को भरा गया था द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण से।
अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 छोड़ा गया। अपोलो 8 का प्रक्षेपण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चंद्रमा की कक्षा के अध्ययन के लिए 21 दिसंबर 1968 में जो है छोड़ा गया था। तो 1968 इस ऑप्शन में कोई नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन छोड़ते हैं। चंद्रकक्षी मिशन सेकंड निम्नलिखित में से किस एक का है? जापान का। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है और अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है बिल्कुल। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति गैस के रूप में और ईंधन के साथ ले जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। जेट हवाई यान नीचे स्ट्रोस्फियर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है। इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? नीचे के स्ट्रोस्फियर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नीचे के स्ट्रेटोस्फियर में लंब रूपी हवाएं नहीं होती। दोनों स्टेटमेंट सही है। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण। निम्नलिखित सिद्धांत पर यह भी वही क्वेश्चन रिपीट है। स्ट्रैटेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है। क्रायोजेनिक ताप से आशय है -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। निम्न तापक्रमों का अनुप्रयोग है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति से। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्नतापी इंजन प्रयोग लाते हैं द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकरण के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। भी सही हो जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है स्पेस शटल। निम्नलिखित में से किस रॉकेट नोदकों के में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो विकल्पों में सभी रॉकेट नोदक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये क्वेश्चन गलत बनाया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वेल इसरो के सहयोग से बनाता है। क्या बनाता है? गैस और सेल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। वर्ष 2006 में भारत ने रॉकेट कार्यक्रम को पूर्ण निम्नताप फुल फ्लैट क्रायोजेनिक स्टेज का सफल परीक्षण किया। बिल्कुल सही। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत ही केवल एक ऐसा देश है जिन्होंने रॉकेट कार्यक्रम में निम्नताप अवस्था का प्रयोग की क्षमता प्राप्त की है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो अमेरिका, रूस, यूरोपीय एजेंसी, चीन और जापान भी ऐसा कर चुके हैं। तो इसमें कौन सा आंसर ये सही हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रीसैट 2 उपग्रह कक्षा में पीएसएलवी C-12 द्वारा अप्रैल 2009 में श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। सही है। एक दूसरा उपग्रह अनुसैट भी पीएसएलवी C-12 द्वारा छोड़ा गया है। इसका निर्माण अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा किया गया। बिल्कुल सही। अनुसैट एक परिक्षीणीय संचार उपग्रह है। बिल्कुल सही। रीसैट 2 एक खगोलीय खोजी उपग्रह है, देश की सीमाओं की चौकसी में सक्षम है। इसमें सारे विकल्प सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा कथन सही है पता करना है। भारतीय उपग्रहों और प्रक्षेपकों के संदर्भ में विचार करना है। इनसैट श्रृंखला के सभी उपग्रह विदेशों से छोड़े गए हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है, गलत हो जाएगा। पीएसएलवी का प्रयोग आईआरएस श्रृंखला के उपग्रहों को प्रक्षेपण के लिए किया गया। ये सही है। भारत ने जीएसएलवी के तीसरे चरण को शक्ति प्रदान करने के लिए पहली बार स्वदेश निर्मित से जनित इंजनों का प्रयोग किया।
ये भी सही है। 2001 में छोड़े गए जीएसएटी में अंकीय प्रसारणों और इंटरनेट सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए अर्जक भार है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। 2, 3, 4 सही है। बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पीएसएलवी से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों की मॉनिटरिंग में उपयोगी हैं, जबकि जीएसएलवी को मुख्यतः 4 उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। ये स्टेटमेंट सही है। पीएसएलवी द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में अस्थायी रूप से स्थिर प्रतीत होते हैं, जैसा कि पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान से देखा गया। गलत है। जीएसएलवी एमके थर्ड का 4 स्टेज वाला मोचन वाहन है, जिसमें प्रथम द्वितीय चरण ठोस मोटरों का और तृतीय चतुर्थ चरणों में द्रव रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। जीएसएलवी एमके थ्री जो है ये 3 चरण वाला इंजन है। ये गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक ऑप्शन सही है। ये सही हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की सुस्पष्टता से जो है ट्रैक किया जाता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? SLV-3। GSLV D2 जो हाल में प्रक्षेपण किया गया। GSLV यह एक स्वदेशी प्रक्षेपण यान है। यह त्रिचरणीय यान अर्थात इनसैट सेकंड श्रेणी के उपग्रहों को भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सही नहीं पूछा है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? विज्ञान रेल वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित पहियों पर विज्ञान प्रदर्शनी है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। विज्ञान प्रसार मानव संसाधन विज्ञान विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। ये भी गलत है। इसरो का शैक्षिक उपग्रह एडुसैट 2004 में फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं। शैक्षणिक सेवाओं के लिए उपग्रह एजुसैट अंतरिक्ष में भेजने में भारत का पहला राष्ट्र हो गया। जो यह उपग्रह कब प्रक्षेपण किया गया था? 20 सितंबर 2004 को। भारत ने 2002 में अपने प्रथम मौसम विज्ञान संबंधित METSAT का प्रक्षेपण किया। तो ये स्टेटमेंट सही है। पहली बार अंतरिक्ष यान PSLV-C4 ने भू समकालिक कक्षा में 1000 किग्रा से अधिक अर्जक भार लेकर प्रवेश किया। दोनों स्टेटमेंट सही है। सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक को नया नाम कल्पना 1 दिया गया। मैटसैट। सितंबर 2000 में भारत ने प्रक्षेपित किया मैटसैट। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो ये कौन सा हो जाएगा? सत्यभामा सैट। भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह जीसैट 21 मई 2011 को छोड़ा गया कोरू से। भारतीय उपग्रह जीसैट 7 अनन्य रूप से बनाया गया सैन्य संचार हेतु। इसमें जो है निम्नलिखित उपग्रहों को सूची उनके प्रक्षेपण दिनांक के साथ दी गई। उपग्रहों में से 2 अपनी कक्षा तक पहुंचने में विफल रहे हैं। कौन सा जो है 2 विफल रहे? तो इसमें जो है जीसैट 4 जो है 2 जीसैट 4 और जीसैट 5P ये दोनों जो है विफल रहे थे। 2 और 3 सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन-सा उपग्रह 29 सितंबर 2012 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? जीसैट-10 किस रॉकेट वाहन से इसरो ने जीएसटी-6 ए उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? इसमें से जो है एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतरिक्ष तकनीकी के संदर्भ में भुवन जो हाल में चर्चित रहा, क्या है ये? भुवन जो है इसरो का एक पृथ्वी विषयक पोर्टल जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमताएं हैं। तो दोस्तों आज का जो है टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला टॉपिक जो है रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित होगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगा और हम जल्द ही इस क्लास को लेके आएँगे। तब तक आप हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे बटन ज़रूर दबाएँ ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है? क्लास कैसा रहा आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।